जब से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में सेकंड टेस्ट मैच जीता है ना, तो मिक्स ही फीलिंग्स है मेरे अंदर। खुशी तो है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान मैच जीता है इतने अरसे के बाद, 8 डिफीट्स के बाद ओवरसीज़ एक मैच जीता है, जिसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। बाबर आजम की कप्तानी में निखार आया है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि उनकी कप्तानी इंप्रूवमेंट दिखाई दी बाय द एंड ऑफ द टेस्ट मैच। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, बहुत इंपॉर्टेंट था कि यंग बैटर्स, यंग तो अब इतने नहीं है बट स्टिल मैं कहूँगा अभी बाकियों से तो वो यंग ही हैं, कम क्रिकेट खेले हुए, उन्होंने वो जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए, इस चीज़ की भी खुशी है। साजिद खान ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, आई गेस मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किसी प्लेयर ने किया तो वो साजिद खान थे। साजिद खान ने कंट्रीब्यूट किया, बाबर आजम ने ब्रेव कप्तानी करके उनको खिलाया, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मार्क था कि वो खेलते या अली उस्मान खेलते, तो उनको खिलाया, 2 स्पिनर्स खिलाए, एक पॉजिटिव साइन था, एक अच्छी फीलिंग थी इस चीज़ को लेके। उसके बाद बाबर आजम ने अपने खुद भी रन्स किए, तो ये मतलब एक अच्छी फीलिंग थी इस चीज़ को लेके। पाकिस्तान जीता नेचुरली, उसकी तो अच्छी फीलिंग थी ही थी, लेकिन साथ थोड़े थोड़े डाउट्स भी थे मेरे पास, मेरे अंदर कि एक तो क्या वेस्ट इंडीज़ अगर कम गलतियां करता तो क्या पाकिस्तान मैच जीत पाता? क्या सरफेस को देखते हुए वेस्ट इंडीज सही प्लेइंग 11 खिलाता, एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाता, प्रॉपर स्पिनर खिलाता, तो क्या रिजल्ट यही रहता? क्या ब्रेंडन किंग तीसरी इनिंग में बैटिंग करने आते तो रिजल्ट सेम रहता? क्या ग्रीव्स दोनों इनिंग्स में बॉलिंग करते तो क्या रिजल्ट सेम रहता? तो क्या अगर उनके जो कैप्टन है जो चेज वो भी बॉलिंग करते तो क्या ये सेम रहता रिजल्ट? तो ये थोड़े से डाउट्स डेफिनेटली मेरे 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 जहन के अंदर थे कि क्या अगर वेस्ट इंडीज़ कम गलतियां करता तो हम ये मैच जीत पाते। बट चलिए, उनकी उनकी क्रिकेट उनके साथ, उनकी गलतियां उनके साथ, हम लोग ये मैच जीत गए, बहुत अच्छी बात, एक बहुत बहुत मतलब मुबारकबाद सबको कि हम ये मैच जीते। अब आगे क्या करना है? अब आगे जाना है अपने इंग्लैंड और पहला टेस्ट मैच खेलना है अपने हेडिंग्ले लीड्स में, जो कि 19 अगस्त से शुरू होगा। क्या यही कॉम्बिनेशन वहाँ खिलाया जाएगा? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट प्लेइंग 11 खेलेगी। शायद कुछ लोग वापस आएंगे टीम के अंदर, कुछ लोग ड्रॉप होंगे, कुछ लोग कंडीशन बेस्ड वापस आएंगे, कुछ शायद अच्छा करके भी बाहर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा मिला जुला रुझान मेरे नज़दीक जो आप जब जाएंगे हेडिंग्ले में, क्योंकि वहाँ पे बॉल थोड़ा सीम होगा, तो सीमिंग वाले ऑप्शंस आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे रादर देन 2 स्पिनर्स के। इसलिए मेरी जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर मैंने सीम हैवी रखा है अपनी टीम के अंदर। 5 नाम ऐसे थे जो कि स्ट्रेट वे मैंने जब लिखने बैठा तो 5 नाम मैंने लिखे, तो ये इनका तो है ही है। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेले जा रहा है मेरे नज़दीक और सिर्फ 5 नाम ऐसे हैं जो कि 100% गारंटीड होने चाहिए। अब इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी सीरीज है और सिर्फ 5 प्लेयर्स इन फॉर्म है जिनका नाम 100% श्योरिटी से आप लिख सकते हैं। 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि डाउटफुल हैं या जिनके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि सिर्फ 5 नाम मेरे नज़दीक ऐसे हैं जो कि 100% टीम में जगह बना पाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बगैर कुछ सोचे समझे, कंडीशंस को देखे बगैर, सिर्फ उनके एग्रेशन पे, उनके एटीट्यूड के ऊपर साजिद खान का नाम लिखा। उनका होना बहुत ज़रूरी है, हर तरीके से उनका होना ज़रूरी है, बॉल टर्न करे ना करे, उनका अग्रेशन जो वो टीम के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, इसलिए साजिद खान का नाम मैंने सबसे पहले लिखा था, इवन बाबर से पहले भी। दूसरा नाम मोहम्मद अब्बास होंगे, वो भी क्योंकि अब तो आप उनके कंडीशंस उनके मुताबिक हैं, अब ये नहीं कह सकते कि कंडीशंस बेस्ड उनको नहीं खिलाया गया, तो मोहम्मद अब्बास भी होंगे। देन मोहम्मद अली, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, कंसिस्टेंट, हार्ड लेंथ, अच्छे लाइन और लेंथ से मेहनत से बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, इसलिए उनका नाम भी बनता था। चौथे नंबर पर बाबर आजम, बीइंग द कैप्टन, बीइंग द इनफॉर्म प्लेयर, उनका भी बनता था। 5वां नाम जो मैंने सोचा तो वो थे अब्दुल्ला शफीक। इनफॉर्म है, कम बैक कर रहे हैं, हंगरी हैं सक्सेस के लिए, उनकी बैटिंग की अप्रोच से नज़र आ रहा है कि अब वो आउट होना चाहते ही नहीं है, वो लंबी बैटिंग करना चाहते हैं। दोनों इनिंग्स में नॉट आउट रहे, तो आप यू कैन टेल कि उनके अंदर वो हंगर मौजूद है कि वो अच्छा करना चाहते हैं, अपनी टीम में जगह वापस पक्की करना चाहते हैं, और शायद उस इनिंग के बाद तो पक्की हो भी गई है काफ़ी हद तक, क्योंकि हम वैसे ही बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक अच्छा इन्फॉर्म यंगस्टर आ जाए। यंगस्टर तो नहीं चले, क्रिकेट थोड़ी खेल चुके हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा ज़्यादा क्रिकेट वो नहीं खेले हुए हैं, तो उनका नाम तो डेफिनेटली। तो सिर्फ ये 5 नाम मेरे नज़दीक ऐसे थे जो कि श्योरिटी से अगले टेस्ट मैच में जो हेडिंग है उसमें जाएंगे। अब बाकी 6 कौन से होंगे, अब इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो सकती है। कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखना हुआ, किसी ने कम बैक करना है, किसी की यूटिलिटी वैसी है, किसी को कंडीशन बेस्ड आपको खिलाना है। तो मेरे नज़दीक जो बाकी जिससे मैं प्लेइंग 11 जो मैंने सोची, काफ़ी मुश्किलात हुई मुझे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि ओपन क्यों ना राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन से किया जाए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक टॉप 3 में बैटिंग करते हैं ना, तो वो ओपन भी कर लेते हैं, नंबर 3 पे भी खेल लेते हैं। ऑल्दो उन्होंने नंबर 3 के ऊपर स्कोर किया, लेकिन शान मसूद ने भी वापस आना, तो उन्होंने भी नंबर 3 के ऊपर ही सेंचुरी बनाई है। तो मेरे नज़दीक अजान अवैस और अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे, नंबर 3 के ऊपर आ जाएंगे
आपके शान मसूद, नंबर 4 पे बाबर आजम, 5 पे सलमान अली आगा, 6 पे फिर मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी कि मोहम्मद रिजवान या गाजी गौरी, इन दोनों में से किसको खिलाया जाए, क्योंकि अब रिजवान को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान इंग्लैंड गया था तो रिजवान ने अच्छा किया था, बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन थी उनकी टीम के लिए, इसलिए मैं उनको अभी तो शायद इस सीरीज़ के लिए तो मैं नहीं बिठाऊंगा, बट उनसे बात ज़रूर करूंगा कि यार यू आर एन इंपॉर्टेंट मेंबर, अब आपको स्टेप अप करना है, थोड़ी ज़रा अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको सही रखिए, थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए टीम की तरफ, थोड़ा इंटेंट दिखाइए, थोड़ा शायद अगर आप बुझे हैं तो उसको जगाइए, क्योंकि ये बड़ी सीरीज़ है, काफ़ी नज़रें हैं और इनके पास शायद इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो आई स्टिल गो विद मोहम्मद रिजवान। मतलब मैं इन 6 बैटर्स के साथ ही जाऊंगा इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान एज अ बैटर, और फिर मैं खिलाऊंगा आमिर जमाल को कंडीशन बेस्ड, क्योंकि सीम बॉलिंग है, उनके पास स्पेस भी होगी तो वो दोनों काम कर सकते हैं, इसलिए वो होंगे। फिर साजिद खान होंगे, दिन 3 फास्ट बॉलर्स। अनफॉर्चुनेट है उबैद शाह मेरे प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बन सकेंगे, ऑल्दो उन्होंने अच्छा डिसेंट उनका डेब्यू रहा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा सीम बॉलिंग वाला फास्ट बॉलर चाहिए होगा, इसलिए मैं खुरम शहजाद को वापस लेके आऊँगा इस प्लेइंग 11 के अंदर। देन आपके साथ हो जाएंगे मोहम्मद अब्बास एंड मोहम्मद अली। मेरी ये प्लेइंग 11 बनती है जो कि कंडीशंस को देखते हुए, ओपोनेंट्स को देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए। तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इमामुल हक से उस तरीके से रन्स नहीं हो रहे हैं, और दो टेक्निकली वेरी करेक्ट, बहुत अच्छी बैटिंग करते रहे हैं, लेकिन अब आउट ऑफ फॉर्म है, मेरी प्लेइंग 11 में वो जगह नहीं बना सकेंगे। बाकी हम अवैस ज़फ़र स्टिल वेरी यंग, उनका बहुत फ्यूचरिस्टिक है, उनका करियर है, बट स्टिल अब हमने ये जो जीते हैं मैच, इस मोमेंटम को अब हमने जारी रखना है। हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, अगर हम हारते भी हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल वन साइडेड हार गए, हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करके हार गए। अगला आपको हराए, डंडी पट्टी हराए जैसे कहते हैं, वो चलता है, वो आप सब एक्सेप्ट भी करेंगे कि ठीक है यार उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने आपको हराया, डंडी पट्टी हराया भाई। लेकिन आप खुद जब प्लेइंग 11 या बहुत बेसिक गलतियां करते हैं और फिर हारते हैं ना, फिर थोड़ा बंदा जो है ना गुस्सा भी आता है, फिर इंसान डिसअपॉइंटेड भी ज़्यादा होता है कि यार ये तो ऐसी गलतियां हैं जो कि आप सब देख रहे हैं, टॉस जीत के क्या करना, प्लेइंग 11 सही खिलाना, सही फील्डर्स का इस्तेमाल करना, सही बॉलर्स का इस्तेमाल करना, ये वो चीज़ें जो आपके अपने हाथ में होती हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप अगले अच्छा खेल जाएं तो खेल जाएं, वो आपको हरा दें तो हरा दें, उसमें कोई परेशानी नहीं की बात नहीं है। आप अच्छा खेले, वो भी अच्छा खेले, रिजल्ट उनकी फेवर में चला गया, ये ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उनको मौका देंगे कि आप खुद से गलतियां करेंगे, जैसे वेस्ट इंडीज़ ने किया, वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी जो मैच पाकिस्तान जीता है उसके अंदर बहुत गलतियां की, वो नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान को आगे जाते हुए। इसलिए मेरे जो प्लेइंग 11 के अंदर सेटल्ड हैं, जिसके अंदर 4 सीमर्स के साथ जाएंगे, जिसके अंदर एक ऑलराउंडर होंगे आमिर जमाल, और साजिद खान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साजिद खान चले आउट ना भी करें ना तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। वो लिफ्ट अप करते हैं टीम को, उनका जो एग्रेशन है, उनका जो एटीट्यूड है, ऑलवेज 100%, बल्कि मोर देन 100%, वो उस तरीके के से प्लेयर हैं। और ये जो आप पसीना देख रहे हैं, मैं अभी जिम से आया हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो मैंने सोचा सर इसी पसीने में ये बात भी कर ली जाए आपसे, इस जो अपनी प्लेइंग 11 है वो ही शेयर कर ली जाए। और इस पसीने से मुझे याद आते हैं साजिद खान, क्योंकि वो ऐसे ही जान मारते हैं, कहीं भी कंडीशंस हो, जैसी भी कंडीशंस हो, आपको उनको टीम के अंदर रखना है, उनको टीम को का हिस्सा बनाना है, क्योंकि वो सबको जगा के रखते हैं, सबको लिफ्ट अप करके रखते हैं, इसलिए उनको मैंने टीम में ज़रूर रखा है। पहला नाम मैंने कहा ना, पहला नाम मैंने जो रखा वो साजिद खान का रखा था। वेल, देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन देन अगेन आप अपनी तरफ से कम गलतियां कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाइए। ये मेरे नज़दीक है, वहाँ जाके बाबर आजम क्या सोचते हैं वो मैटर करता है कि उनको कंडीशंस कैसी लगती है। यूजुअली मिड अगस्त 20-22 के इर्द गिर्द वहाँ पे टेम्परेचर होगा, क्योंकि बदलता है। आप अगर नया बॉल का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, सीम अच्छे तरीके में नहीं करेंगे, तो फिर वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस भी बन सकती हैं। इसलिए आपके 6 बैटर्स जो होंगे, अगर वो बैटिंग फ्रेंडली पिच हो जाती है आफ्टरनून के अंदर जाके, सेकंड डे, थर्ड डे, तो आप उसको, आपके लिए काफ़ी होना चाहिए 6 बैटर्स, जहाँ 6 नहीं करेंगे 7 भी नहीं करेंगे यार। इसलिए मैं तो हमेशा इस चीज़ का एडवोकेट रहता हूँ कि आप 6 बैटर्स 5 बॉलर्स, और आपका जो विकेट कीपर है वो आपका प्रॉपर बैटर हो, साथ आपके पास एक ऑलराउंडर की ऑप्शन हो। साजिद खान को भी अब हम कह सकते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट इनिंग खेल सकते हैं, तो वो जो थोड़ी डेप्थ है वो साजिद खान के आने से भी आ जाएगी। वो शायद जो एक परेशानी है कि एक एक्स्ट्रा आपको बैटर खिलाना है। आई फील सॉरी फॉर साउथ शकील, इज़ अ मैसिवली टैलेंटेड प्लेयर, बट मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा कि जो थोड़ी थोड़ी बैटिंग है वो आमिर जमाल से एक्सपेक्ट करेंगे, साजिद खान से कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करेंगे, तो आपकी टेल भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, थोड़ा फाइट करना आनी चाहिए यार, क्योंकि टेल हमारी बिल्कुल ही ठुस हो जाती है, बिल्कुल ही सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इट्स अबाउट टाइम कि थोड़ा टाइम नेट्स में गुजारें, थोड़ा बैटिंग करें, थोड़ी बैटिंग को इंपॉर्टेंस दे टेल हमारी, थोड़ा लंबी बैटिंग नेट्स में दी जाए, ताकि थोड़ा एटलीस्ट फाइट करने जोगे रहें। अब देखिए साउथ अफ्रीका या जो बड़ी टीमें हैं, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, या इवन ऑस्ट्रेलिया हो गई, उनकी टेल सर्वाइव करती है, उनकी टेल फाइट करती है, वो अपनी पूरे बैटर्स का साथ देती है।
लेकिन हमारी टेल उस तरह नहीं कर पा रही है। हमारी टेल बहुत ही जल्दी गिव अप कर जाती है, बहुत जल्दी अपनी विकेट गंवा देते हैं, क्योंकि शायद उनको अपनी बैटिंग एबिलिटीज़ के ऊपर उस तरीके से भरोसा ही नहीं है। लेकिन भरोसा थोड़ा दिखाना होगा, थोड़ा और नेट्स में टाइम गुजारना होगा, थोड़ा साथ देना होगा, थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस 15-20 रन की हो जाएं तो वो कलेक्टिवली आपके 70-80 रन बन जाते हैं। अगर आपके आखिरी 3-4-5 प्लेयर्स 4 प्लेयर्स इनफैक्ट वो रन करें तो वो 70-75 रन बन जाते हैं, जो कि बहुत हैंडी होते हैं, स्पेशली अगर आप सेकेंड इनिंग के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं विद द बैट। तो ओवरऑल मेरी प्लेइंग 11 एज आई सेड, अज़ान अवैस टू ओपन विद अब्दुल्ला शफीक, नंबर 3 पे आ जाएंगे शान बसूद, देन बाबर आजम, देन सलमान अली आगा, छठे पे मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, साजिद खान, देन आपके 3 सीमर्स जिसमें मोहम्मद अली, खुरम शहजाद और आपके जो हमारे में एक ही मोहम्मद अब्बास, जो कि ये 11 मेरे नज़दीक बनते हैं। लेट्स सी, अगर आपके पास इससे कोई बेहतर प्लेइंग 11 बनती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। शायद मैं ही कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो आप शेयर कीजिएगा कि यार मेरे मुताबिक ये प्लेइंग 11 बनती है। तो अंटिल देन अगली बार दोबारा बात होगी। टेक केयर, गुड बाय।